नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केबी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है बेगूसराय की मशहूर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर पी कृष्णा नारायण जी। आइए मिलते हैं कृष्णा जी से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी और जानते हैं ये ज्योतिष शास्त्र क्या है, कितना फायदेमंद है आम लोगों के लिए। कृष्णा जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दें। सबसे पहले तो आपका हार्दिक आभार बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर रोशन जी का शुक्रिया कि उन्होंने दोबारा से कहा कि आप आकर कुछ ज्योतिष के बारे में बताएं, क्योंकि इसके पहले जब हम लोगों की बात हुई थी, कोरोना काल था तो मूवमेंट बंद था, आना जाना बंद था, तो कहा कि कोई बात नहीं कि आप दिल्ली से ही जुड़िए, दर्शकों को बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानकारी देना। फिर जब आप बेगूसराय आएंगी तो स्टूडियो में कार्यक्रम होगा, और उन्होंने अपनी बात का मान रखा और मुझे यहाँ बुलाया और बात करने का मौका दिया, तो उनका एक बार फिर से दिल के तल से, हृदय तल से आभार और शुक्रिया। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि आपने ज्योतिष शास्त्र को ही क्यों चुना और उसमें आपने डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है, तो इसके पीछे की क्या वजह है? बहुत अच्छा और सरल भी है और एक तरह से देखें तो जटिल भी है इसका जवाब देना। ज्योतिष की तरफ मेरा बचपन से रुझान तो नहीं था, लेकिन हाँ, घर में बाबूजी जो थे वो हमेशा बोलते रहते थे कि इस समय को श्री कृष्ण की ज़रूरत है। तो वो बातें चलती थी दिमाग में कि बाबूजी हमेशा कुछ भी करते हैं तो एक बार ये क्यों बोलते हैं कि इस समय को श्री कृष्ण की ज़रूरत है जी। फिर धीरे धीरे मेरी पढ़ाई लिखाई चलती रही, फिर मैंने MA किया, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने बैच की। और उसके बाद फिर जैसे कि मैंने कहा ज्योतिष में रुझान नहीं था, तो मैंने फूड एंड डाइटेटिक्स में फिर कोर्स किया, उसका डिप्लोमा लिया, फिर PGDCA किया जी। लेकिन उसी दरमियान बाजार में ये राशिफल कथन बहुत लोगों को, पत्रिकाओं को खरीदते देखा और वो देखते थे परीक्षा की देर कि मेरा परीक्षा आज का पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं। तो थोड़ी सी जिज्ञासा हुई कि ये क्या है जी। तो थोड़ा जब इसके नज़दीक गई ना, जैसे कहते हैं ना कि दूर का ढोल सुहावन होता है, दूर से बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, फिर आप जैसे जैसे नज़दीक जाती हैं तो उसके लेयर हटने लगते हैं और वो चीज़ें सूक्ष्मता से नज़र आती हैं आपको जी। तो जैसे ही मैं उसके थोड़ा करीब गई तो लगा कि अच्छा, ये तो कुछ और चीज़ है, ज्योतिष नहीं है ये इस तरह से, क्योंकि ज्योतिष में 12 ही राशियाँ होती हैं और राशिफल मेष राशि वालों के लिए आज का दिन ऐसा होगा, तो पूरे विश्व के जो मेष राशि वाले हैं कैसे एक जैसे हो जाएंगे। तो लगा कि ये वैसा नहीं, यहाँ कुछ भ्रम है, ये कुछ बाजार का एक हिस्सा है। फिर थोड़ा लगा कि ये दुकान है इनका, ये इनका व्यापार है। तो उसके बगल में एक और दुकान दिखा, शनि की 7.5, राहु का काल सर्प दोष। तो ऐसा लगा कि इसको जानना चाहिए, स्वयं ही इसको अब जानना चाहिए कि ये है क्या। तब लगा कि बाबूजी क्यों कहते थे कि इस समय को श्री कृष्ण की ज़रूरत है, और बाबूजी से मिलता जुलता शब्द ही वो चाणक्य का कथन याद आने लगा कि युद्ध अगर करना है तो युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो युद्ध थोप दिया जाएगा। और जब युद्ध की बात हो और श्री कृष्ण की चर्चा नहीं हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लगा कि बाबूजी इसीलिए बोलते थे कि इस समय को श्री कृष्ण की ज़रूरत है, क्योंकि यह युद्ध बहुत बड़ी युद्ध है कि ये जो भ्रम और भटकाव में पूरा समाज हमारा जा रहा है, उससे निकाल कर लाने की ज़रूरत है। तो ज्योतिष की तरफ मेरी इच्छा बढ़ती गई और अभी आज आपके सामने। मैम, अगर बात करूँ हमारे राष्ट्र की, देश की, तो जब चुनाव का माहौल आता है या ऐसे भी जब बहुत विपत्तियां आती हैं या फिर बहुत अच्छे काम होते हैं, तो ज्योतिषियों की टिप्पणियां अक्सर होती हैं। तो क्या राष्ट्र निर्माण में ज्योतिष शास्त्र की कितनी भूमिका है, क्या अहम भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो कैसा राष्ट्र जी, समृद्ध राष्ट्र हो, सुसंस्कृत राष्ट्र हो और शक्तिशाली राष्ट्र हो जी। और शक्तिशाली की जब हम बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ सेना से ही शक्ति का निर्धारण नहीं होता है, क्योंकि यह बहुत पहले हमारे यहाँ कहा गया है, कलम बला किया तलवार जी, है ना। तलवार से और कलम की वहाँ जब उसको व्याख्यायित करते हैं हम, तो कलम की महत्ता कहीं भी तलवार से कम नहीं है जी। तो कलम क्या, शिक्षा हमारी, और शिक्षा कैसी होगी, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विष्णु पुराण में कहा गया है, सा विद्याया विमुक्तये, और वैसी विद्या जो हमें बांधे नहीं, हमें मुक्त करे जी। और कर्म कैसा, जो हमें बांधे नहीं,
वैसा कर्म जो हमें बांधे नहीं, विद्या वही जो हमें मुक्त करे। और इसके अलावे आया साया परं कर्मं विद्या अन्य शिल्प नैपुणम, इसके अलावे जितनी भी विधाएं हैं वो सब कारीगरी है, वो सब शिल्पकारी है जी। तो अगर कोई विद्या हमें मुक्तकारी विद्या नहीं है तो ये मुक्त कैसे करेगी विद्या? हर प्रकार के बंधनों से, मतलब मुक्ति का मतलब यह नहीं कि मृत्यु को प्राप्त कर लेना और मुक्त हो गए जी। वो नहीं, कि हर प्रकार के बंधनों से मुक्त, चाहे वो सुखकारी बंधन हो चाहे दुखकारी, हर प्रकार के बंधनों से मुक्त वो कैसे करेगी? तो वहाँ पर ज्योतिष का मतलब ज्योतिष की एंट्री होती है, ज्योतिष आता है वहाँ पर कि जब वो शुरुआत करता है तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की, तो मोक्ष के पहले अर्थ और काम तो है ही, लेकिन शुरुआत करता है धर्म से। तो जब हम धर्म के माध्यम से चलेंगे तो भी हम अर्थ और काम हम कमाएंगे भी और भोगेंगे भी, वह हमें उसमें लिप्त करने वाला नहीं होगा, वह हमें उस प्रकार के बंधनों से मुक्त करेगा। और तब हम जो काम करना प्रारंभ करेंगे तब वो वैसा ही करेंगे जब गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि यथेच्छसि तथा कुरु, तब हर लोग कहेंगे कि जो तुम्हारी इच्छा है वैसे ही करो, क्योंकि तब वो जो सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर जो हमारी चेतना होगी ना, वो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण तो करेगी ही ना। मैम ये तो थी राष्ट्र की बात, प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति संरक्षण में ज्योतिष का कितना महत्व है? बहुत महत्व है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष से जब ज्योतिष आगे बढ़ता है ना तो वो तत्वों की बात करता है, पृथ्वी तत्व राशियों को, कई बहुत लेयर्ड है ये ज्योतिष शास्त्र ना। कि ज्योतिष का मतलब सिर्फ कुंडली नहीं है कि कुंडली वो, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे किसी के नज़दीक जाएंगे तो उसके लेयर खुलते जाते हैं, वैसे ही ये बहुत लेयर्ड है। तो फिर वो तत्वों में बात करता है, जब तत्वों की बात करता है तो पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, और ये हमारे वायुमंडल, भूमंडल है ना, हम लोग जलमंडल इसकी बात करते हैं और तब इकोस्फीयर की बात करते हैं। और तब वहाँ 1866 में जर्मन दार्शनिक थे, वो एक शब्द लेकर आते हैं इकोलॉजी। पहले हमारे यहाँ प्रकृति, फिर हम जो हमारी मानसिकता क्या हो गई है ना कि विदेश से कोई चीज़ आता है तो हम उसको दौर पड़ते हैं, एकदम सहज एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, लेकिन अपने यहाँ की चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता है कि हम लोग प्रकृति की बात करते थे, अब वो इकोलॉजी हो गया 1866 में। और इकोलॉजी, और फिर धीरे धीरे 20वीं शताब्दी में आकर आर्ने नेस आते हैं और वो कहते हैं कि फिर वो डीप इकोलॉजी से डीप इकोलॉजी की बात करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों ने डीपेस्ट इकोलॉजी की मीमांसा कर दी है, मतलब उसका एनालिटिकल जो एनालिसिस है वो दे के रखा है। क्योंकि एक छोटी से एग्जाम्पल से बताना चाहेंगे कि जैसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी फिर भूमि, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो दोनों एक ही, लेकिन जब पृथ्वी बोलते हैं तो उसका मतलब है कि व्यापक है, जो जिसका विस्तारीकरण है, जो समग्रता में व्यापक सभी जगह व्याप्त है, वो पृथ्वी है। लेकिन जब वो धारक क्षमता उसमें आ जाती है, जब उसमें वनस्पतियाँ आ जाती हैं, औषधियाँ आ जाती हैं, जीवनी शक्ति आ जाती है, तो वो भूमि बन जाती है। कह सकते हैं कि एक युवती जो है जब वो माँ बन जाती है पृथ्वी, जब माँ बनेगी तो वो भूमि हो जाएगी। तो ये फ़र्क है। और फिर जब हम लोग तत्वों, जो कि ज्योतिष शास्त्र तत्वों की बात करता है ना, तो तत्व का मतलब तत्व और त्व, जीवात्मा और परमात्मा दोनों के बीच का एकात्म कैसे हो। तो जब वेस्टर्न कल्चर आया, जब हम इकोलॉजी जर्मन से आता है, फिर आर्ने नेस आके डीप इकोलॉजी लाते हैं, तो वहाँ पर उनके विचार में आता है वो कि मनुष्य जो है वो नियंता है प्रकृति का, वो भोगवादी है। लेकिन हम यहाँ का क्या कर रहे हैं? हम तत्व की बात कर रहे हैं, हम एकात्म की बात कर रहे हैं, हम उनके साथ लय स्थापित कर रहे हैं। हम भूमि को माता कहते हैं और फिर हम सभी लोगों की चर्चा करते हैं। जब हम अपने यहाँ पाठ करते हैं कोई भी, तो उसमें कहते हैं धौ शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतिय शांति, औषधीय शांति। सबके शांति की बात करने के बाद तब कहते हैं सामा शांति देही, मतलब माँ इन सब में जो शांति है और वो शांति जो मेरे अंदर वो शांति नहीं है, उसी शांति को मेरे भीतर भी दो। तो वो आउटर और वो इनर दोनों के बीच लय की बात करते हैं। तो ज्योतिष तो बहुत सहायक है, हमको वहाँ जाना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो हम सिर्फ संवाद और चर्चा गोष्ठियाँ करते रह जाएंगे और
मैं मतलब आदमी जो है नियंता समझेंगे, भोगवादी अप्रोच लेकर हम कहीं नहीं जाएंगे। वो एकात्म वस्तु, जब हम भूमि माता कहते हैं तो उस लगाव से जुड़ते हैं माता, कि हम जब सुबह उठते हैं तो पृथ्वी पर पैर उतारने से पहले क्षमा मंत्र बोलते हैं पृथ्वी। हाँ, उसके बाद जब हम खुरपी लेके कुछ उखाड़ते हैं जब धरती से, तो उसको कहते हैं कि हे धरती, वो मंत्र है कि जब ये मैं उखाड़ रहा हूँ तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, अभी ये चाहिए, लेकिन मैं यह चाहूँगा कि इससे तुम्हारी फर्टिलिटी का नुकसान नहीं हो, तुम्हारी फर्टिलिटी वापस वैसे ही तुम प्राप्त कर लो। तो इतना लगाव है, इतना दुलार है, इतना स्नेह है, तो हमको तो जाना ही पड़ेगा ना इस विधा की तरफ, अगर प्रकृति को बचाना है तो। मैम, कितना डीपली आपने और कितने संक्षिप्त शब्दों में आपने हमें बताया। मैम, ये राष्ट्र और प्रकृति की बात के बाद मैं आऊँगी अब इंसान के शरीर की बात की एक्सरसाइज और योगा, ये तो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं ही हमारे शरीर के लिए। तो क्या योग के निर्माण में ज्योतिष शास्त्र का कितना महत्व है? बहुत महत्व है, क्योंकि ज्योतिष जब बात करता है तो फिर उसके आगे जब हम एक और लेयर में चलें तो योग आता है। और वहाँ योग सिर्फ वो नहीं जो आजकल हम कर रहे हैं, विश्व योग दिवस मनाते हैं, उसके बावजूद हम सिर्फ प्राणायाम और कुछ आसनों तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि मतलब विक्षिप्त अवस्था वाले लोगों की स्थिति बढ़ती चली जा रही है, मानसिक अवसाद वाले लोगों की उसमें डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। हर वर्ग के, चाहे वो बच्चे भी डिप्रेस्ड होते हैं। 10th और 12th के एग्ज़ाम के समय वो हेल्पलाइन स्कूल से जारी हो जाता है कि आप ऐसे पढ़े, टेंशन ना ले, और उसके बावजूद भी कुछ बच्चे आत्महत्या करते हैं। जी बिल्कुल। आप देखते होंगे कोटा जाते हैं पढ़ने लोग, डिप्रेस्ड में बहुत बच्चे वहाँ आत्महत्या करते हैं। तो इसकी वजह क्या? हम बेहतर शिक्षा के लिए ही तो दे रहे हैं ना, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, फिर वहाँ भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कमी है। वो योग है, और वो योग सिर्फ प्राणायाम और आसन नहीं है, वो योग है कि एक तो अष्टांग योग, पूरा यम और नियम। जब तक आप नियमित नहीं है, यम का मतलब वो मृत्युदेव यम नहीं, संयम। जब तक आप संयमित और नियमित नहीं है, तब तक आप कितना भी आसन कर लीजिए, तब तक आपको उसका कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि संयमित और नियमित होंगे तो हमारे शरीर की जो प्रत्येक कोशिका है वो हर्षित रहेंगी, वो प्रफुल्लित रहेंगी। मतलब किसी को देख के ईर्ष्या ना हो, किसी को देख के कुछ उस तरह के भाव मन में नहीं आए। तो जब हम उस तरह से हमारी हर कोशिकाएं रहेंगी तो किसी को भी देख के हम वो प्रफुल्लित होंगे कि अच्छा, वो उसने अच्छा किया। तो क्या होता है ना कि वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसका बच्चा अच्छा कर रहा है तो घर में बहुत सारी बातें होती हैं कि अच्छा, वो तो ऐसा कर गया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन अगर ठीक है, कहने वाले अपना विचार रख रहे हैं, लेकिन अगर हमने अपने आप को उस तरह से ट्यून किया है, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं ना, योग कर्मसु कौशलम, मतलब उतनी कुशलता हमने हासिल कर ली है कि पूरी तरह से इंट्यून्ड हो गए हैं हम उस तरह से कि हमारा जो पर्पस है, जो लाइफ का जो पर्पस है वो क्या है, वो हमने फिक्स किया और पूरी तरह से इंट्यून्ड हो गए हैं। फिर किसी भी बातों का हम पर असर नहीं हुआ, फिर तो हम उसी तरह कृष्ण संभालते जाएंगे और हम अर्जुन की तरफ बढ़ते जाएंगे और युद्ध में विजय हासिल करके आएंगे। तो एक तो अष्टांग योग हो गया, दूसरा वहाँ पर कुंडली का समावेश होता है। फिर कुंडली में बनने वाले योग कि आपकी प्रकृति क्या है और आपकी प्रवृत्ति क्या है, उसके बारे में आपकी कुंडली आपको बताएगी। तो उसको जानना, और ज्योतिष का मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से मतलब भटकें। उसका है कि जैसे आप एक सफ़र में निकलते तो गाड़ी में एक जीपीएस होता है, ज्योतिष वही है कि एक जीपीएस है। शुरू में आपको अगर रास्ता नहीं मालूम है, एक छोटा सा टूल आपको दिया गया कुंडली के माध्यम से, वो जीपीएस है। आप उससे अपने लाइफ की मतलब जो जर्नी है, आपकी जीवन यात्रा है, उसके बारे में वो मार्ग निर्धारित करता है। वो बताता है कि ये आप जो चलना शुरू किए यहाँ से, ये आपकी स्ट्रेंथ है और ये आपका वीकनेस है। तो स्ट्रेंथ आपको पता हो गया, वीकनेस आपको पता गया, तो बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। उसको जानते जानते फिर शरीर के भीतर आपके ज्योतिषमती एक नाड़ी होती है। जैसे हीरा, पिंगला, सुषुम्ना, बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, वैसे ही ज्योतिषमती नाड़ी वो एक्टिव हो जाता है। जब आप उस तरह से ट्यून होने लगते हैं तो नाड़ी एक्टिव हो जाती है, फिर उस कुंडली की ज़रूरत नहीं है। फिर उस जीपीएस को आप हटा के रख दीजिए, प्रकृति आपको संकेत देना शुरू करेगी और आप वो ट्यूनिंग आपकी होती है, तो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा, ये चीज़ें है मेरे लिए, वो क्या है। तो बहुत ही सहायक है ज्योतिष। उस योग का मतलब आसन प्राणायाम सिर्फ नहीं, पूरा अष्टांग योग के साथ
सारे योगों दो तरह के योग हो गए ना, एक अष्टांग योग और ये योग, और उसके साथ पंचकोशों का मिलना, मतलब ये योगात्मक मिलना कि मनोमय कोश, अन्नमय कोश, जैसे हमारे कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अन्न का जो कहते हैं जो स्थूल है वो उसका जो सबसे सूक्ष्म रूप होता है, स्थूल रूप शरीर बनाता है और सबसे सूक्ष्म रूप हमारा मन बनाता है जी। और ये जो मन है हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस है ना, ये छठा इंद्रिय है, इसको गीता में भी कहा गया है, छठा इंद्रिय है यह। और ये बहुत ही मतलब चंचल है और ये इंटरफेस है हमारे जो बाह्य इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां और आत्मा, इस दोनों के बीच का ये इंटरफेस है। तो कभी कभी ये होता है कि हम जैसे कुछ भी देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि वो वैसा है, लेकिन वो वैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है आत्मा के पास, वो अपने हिसाब से ट्रांसमिट कर रहा है और आत्मा उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम जब तक मन को नहीं समझेंगे, हम बहुत बारी देखे, कहते हैं ना कि आँख का देखा हुआ भी गलत हो जाता है, कान का सुना हुआ भी गलत हो जाता है, वो इस मन की वजह से होता है कि वो मन के साथ हमारी ट्यूनिंग सही नहीं होती है। हाँ मैम, अभी आप बात बता रही थी कुंडली की बात है, तो कुंडली तो अक्सर मिलाई जाती है जब हम अरेंज मैरिज होती है तो लड़के पक्ष और लड़की पक्ष के कुंडली मिलाई जाती है। लेकिन जो लोग लव मैरिज करते हैं, क्योंकि आज का जो प्रचलन है लव मैरिज, तो फिर वहाँ तो कुंडली मिलान नहीं होती है, लोग कर लेते हैं, तो क्या परेशानियाँ आती है, इसके बारे में बताएं कुछ। देखिए, कुंडली मिलान अब अभी जैसे आपने कहा कि अभी वो शादी का अपने यहाँ पहले विवाह संस्कार होता था जी, है ना, तो संस्कारों को जब हम भूलेंगे तो वर्ण संकरता आती है। गीता में बहुत विस्तार से इसका वर्णन है और कितने प्रकार की वर्ण संकरता है उसकी चर्चा है। और उस वर्ण संकरता की वजह से हमारा समाज किस प्रकार का होता है, समाज किस प्रकार के समाज का हम निर्माण करते हैं और उस निर्माण की वजह से क्या क्या खामियां भुगतनी पड़ती है। तो दलील तो दे देते हैं कि लव मैरिज है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी अभी देखिए 2 दिन पहले यहाँ प्रभात खबर में खबर थी और मेडिकल कुछ दिनों पहले का मेडिकल साइंस का ये सर्वे है, उसकी ये रिपोर्ट है कि जो बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं वो पैदाइशी ही बीमारी लेकर आ रहे हैं, जेनेटिक बीमारियाँ लेकर आ रहे हैं। क्यों लेकर आ रहे हैं जी। तो एक बार इस तरह की विवाहों पर भी सोचने की ज़रूरत है कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन संस्कार क्यों जोड़ा गया था उसमें उसकी, क्योंकि हमारे यहाँ षोडश संस्कारों की चर्चा है। तो विवाह संस्कार है, इसके बाद गर्भाधान संस्कार है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग दही से छाछ बनाते हैं, मट्ठा बनाते हैं दही से, तो उसको मथनी से महते हैं, या मथनी आजकल लोग भूल गए हैं, मिक्सी में जार में घुमा देते हैं उसको जी। अब दोनों का अंतर समझिए, बनता दोनों से मट्ठा ही है, छाछ ही है, लेकिन मथनी से जब मथते हैं तो उसका तत्व उसमें बरकरार रहता है, उसमें किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब मिक्सी के जार में घुमा देते हैं कुछ उसके पौष्टिक तत्वों का नाश हो जाता है, क्योंकि मथनी से वो ऐसे ऐसे घूमता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें सिर्फ एक ही दिशा में घूमता है। उस घूमने की वजह से निर्मित तो हुआ दोनों जगह मट्ठा छाछ ही, लेकिन एक में पौष्टिकता की कमी आ गई जी। उसी छाछ को अगर हम 6 घंटे छोड़ देते हैं तो हमारे गले के लिए नुकसानदेह हो जाता है, गले में दर्द पैदा करता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा बेसन मिला के कढ़ी बना लेते हैं तो फिर वो गरम गरम कढ़ी, तो फिर वो फ़ायदेमंद हो जाता है। तो एक छोटे से दही के से मतलब ये संस्कार ही तो कर रहे हैं ना, संस्कार ही परिवर्तित कर रहे हैं उसका, और उसके इतने सारे गुण और दोष निकल के आए, तो ये तो हमारे पूरे जीवन का है। तो वहाँ पर संस्कारों को अगर हम भूलेंगे तो फिर बहुत सारी खामियां हैं, वो तो भुगतना है जी। मैम, अभी आपने बताया 16 संस्कारों की बात की, जिसमें से गर्भाधान संस्कार, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, तो विवाह, जैसा कि मैंने कहा कि विवाह संस्कार, फिर गर्भाधान संस्कार। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो ज्योतिष को मानते ही नहीं, फिर इस तरह के संस्कारों को क्यों माने जी। तो उनसे मेरा सवाल ये होता है कि क्या आप सूरज को मानते हैं, चंदा को मानते हैं, हवाओं को मानते हैं, पृथ्वी को मानते हैं, खगोल को मानते हैं? अगर वो सबको मानते हैं तो यही तो ज्योतिष है ना। इन सबके साथ ही अपना लय स्थापित कर लेना ही तो ज्योतिष है ना, क्योंकि ज्योति है इसके नाम में, ज्योति। और ज्योति मतलब क्या? ऊर्जा, जिसको कि मुंडको उपनिषद में कहा गया है अपरा और परा के बीच का ये सेतु है। मतलब अपरा जो हमारी भौतिक चीज़ें हैं और
पढ़ा जो आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं कि हम एक कोने में बैठ के पूजा पाठ करने लगे, वो कर्मकांड में चले गए, वो नहीं। वो हमारे इनर सेल्फ, मतलब एकदम कोर, उस तरह से मतलब दोनों हमारे पास भौतिक समृद्धि भी आए, लेकिन भीतर से हमारे भीतर वो चंचलता, वो स्थिरता आ जाए। तो जो हम करें वो अच्छे से करें। और फिर जब इसको हम तैत्तरीय उपनिषद में जाते हैं तो वहाँ पर कहता है कि लोगों की जानकारी हो, उसके बाद ही अधिज्योतिष, अधि मतलब कि टू नो, मतलब जानना, तो ज्योतिष को जानना। इसको कैसे जानेंगे? इसका पूर्व रूप और उत्तर रूप दोनों, अग्नि और सूर्य, पूर्व रूप अग्नि है, उत्तर रूप सूर्य है, और दोनों के मिलने जब संधि होती है, उस संधि से पैदा होता है जल, आपह, और उस संधि से जो जल पैदा होता है उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, वो संधान करना पड़ता है, वो संधान विद्युत। तो जहाँ अग्नि है, सूर्य है, विद्युत है, इस तरह तो ऊर्जाओं की बात हो रही है, वहाँ वो अंधकार में ले जाने वाली तो बात ही नहीं हो सकती ना। तो वहाँ फिर वो उस तरह से सकारात्मक चीज़ों की तरफ मतलब लेकर आती है। और तब उसमें संस्कार, गर्भाधान संस्कार, तो गर्भाधान संस्कार में जैसे कहते हैं कि पिता की तरफ से 14 कुल और माता की तरफ के 5 कुल, इतने संस्कार आते हैं। और खुद के जो कई जन्मों की, चूँकि हमारा शास्त्र पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, वह पुनर्जन्म जैसे मैं 500 जीव लोके कहा गया गीता में, और रामचरितमानस में भी कहा गया जीव अविनाशी, मतलब शरीर का नाश होता है, लेकिन ये जो आत्मा है, इसकी ये जो एनर्जी है वो चलती रहती है, सिर्फ शरीर बदलता है। तो वो जो पुनर्जन्म है उसमें तो अपने कई जन्मों के जो लेकर हम आ रहे हैं, और 14 कुल पिता का और 5 कुल माता के, और उसमें भी लेयर है 14 कुल में, क्योंकि हमारे यहाँ पिता का कुल नहीं बदलता जी। तो ये 14 मिलके हो जाते हैं एक, तो पिता का 1 कुल, और 14 कुल में जो माताओं के 5-5 कुल जी। तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 70 जी। तो वो 70 कुल और पिता का 1 कुल, 71 कुल, और साथ में अपना, इतने सारे कुलों के संस्कार को लेकर जब हमारा प्रवेश हो रहा है यहाँ पर, तो वह प्रवेश हम किसी विकृतियों के साथ न आए, हमारी विकृतियाँ रह जाएं, और वही मथनी से हमको मथना है या जार, तो उसी समय नक्षत्रों की चर्चा है कि इस कौन सा किस प्रकार का नक्षत्र, कौन सा पक्ष, कौन सा दिन, इसकी चर्चा है कि जो बच्चा आए, अभी जो जिस ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है इस शरीर में, वह विकृतियों के साथ न आए, वह सभी सकारात्मक चीज़ों को लेकर आए, उसके साथ आए, तब जो निर्माण होगा उस तरह के बच्चे का, तब वह सशक्त और शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण करने वाला बच्चा होगा। मैम अभी एक कुछ दिन की पहले की बात है, मैं कहीं गई थी तो वहाँ ऐसे बातों में पता चला कि इसका एक छोटी बच्ची थी, तो इसका कुंडली मिलान हुआ है, तो ये पिछले जन्म में ये थी। तो क्या ये सही होता है कि पिछले जन्म की बातें, पिछले जन्म में वो ये थी, क्या थी, तो ये पता चलता है ज्योतिष शास्त्र से? हाँ, ज्योतिष शास्त्र से आप किस लोक से आए हैं, गीता में बहुत विस्तार से इसकी चर्चा है कि आप किस लोक से आए हैं और किस लोक में जाना है आपको। लेकिन जैसे जैसे हम इसको बाजार में परिवर्तित करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, नाम भी देते हैं ना कि आपके पिछले जन्म में, तो पूरा वो तो नाम भी बताते थे कि अक्षर नहीं, वो आपका पिछले जन्म में ये नाम ही था पूरा। अच्छा, ऐसा भी बोलते हैं। तो जब बाजार में परिवर्तित करते हैं तो फिर अपने हिसाब से उसके रूप में कुछ न कुछ हाँ, तो ये नहीं है कि आप पिछले जन्म में आप किस लोक से आए हैं, मतलब आप जिस लोक से आए हैं वहाँ आपकी स्थिति कैसी थी जी। आप संभ्रांत थे, अभी वहाँ से आपकी स्थिति नीचे की तरफ आई है, मतलब डाउनफॉल है आपका। आगे जो आपका है, आगे की जो यात्रा है, वहाँ पर क्या तरक्की है आपकी, या फिर ये सभी चीज़ें दिखती हैं कि जैसे पिछले जन्म में जो आपके जितने बड़े कर्जदार होते हैं, इस जन्म में वो आपके सबसे नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं जी। हाँ, तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें अभी जैसे कि कुछ चीज़ों का आपने बोला ना कि बता देते हैं कि पिछले जन्म में तुम ये थे, उसका पेशा बता देना, वो सब तो बाजार के हिसाब से थोड़ी बहुत उसमें तोड़ मरोड़ की जाती है। मैम अब मैं आती हूँ रत्नों की बातें, क्योंकि जहाँ भी अगर ज्योतिष से मिलना जाए तो वहाँ पे रत्न देते हैं कि आप ये पहनिए तो आपका ये व्यवसाय हो जाएगा, आपका सूर्य। तो ये रत्नों के बारे में कुछ बताएं हमें। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है जी, क्योंकि ज्योतिष के किसी भी शास्त्रों में ना रत्न की चर्चा नहीं है जी। ग्रह के रंग की चर्चा है कि सूर्य है तो उसका यह रंग है, या मंगल है तो उसका यह रंग है, बुध है तो उसका ये रंग है। तो ज्योतिष को जब बाजार में परिवर्तित हम करें, व्यावसायिक
एंगल जब इसको देते हैं तो उस रंग से हम जेम स्टोन को जोड़ देते हैं उसको जी। उस तरह से ले आते हैं। तो ज्योतिष के शास्त्रों में जब इसकी चर्चा नहीं है तो फिर क्यों रत्नों को इसका क्या इसकी कोई महत्ता है कि नहीं? जी। उसकी महत्ता है, धारण करने का उसका प्रभाव होता है। वो इस तरह होता है कि हम पंचभूतों से हमारा शरीर बना है जी। हमारे भीतर पृथ्वी तत्व की प्रधानता है और वो जो स्टोन्स है पत्थर हैं जेम स्टोन्स है उसमें भी पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। तो हम दोनों के भीतर जिस तत्व की प्रधानता है वो पृथ्वी तत्व है, तो वो एकात्म है एक। तो अब वह लय कैसे स्थापित होगा? हमारे यहाँ तो पत्थरों में भी प्राण फूंकने की भगवान राम जी के चरण रज से अहिल्या वो पत्थर से ही तो फिर नारी रूप में आ गई थी ना। तो पत्थरों में प्राण तो है और जब कोई भी प्राण शक्ति हम प्राणिक हीलिंग करते हैं ना, तो कोई भी प्राण अगर हमारे सामने हमारे साथ चलना शुरू करेगी तो असर तो डालेगी, लेकिन कैसे उसकी पहचान हमें होनी चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी प्रकृति है, अपनी प्रवृत्ति है, अपना लिंग है। जैसे हम लोग हैं स्त्री हैं पुरुष हैं और नपुंसक भी है, वैसे ही उसके भी लिंग है। तो एक तो हमें उसकी पहचान नहीं है। इसकी पहचान जो पत्थरों के साधक है वैसे शिल्पी के पास हमें जाना पड़ेगा, वैसे शिल्पकारों के पास जाना पड़ेगा जो उन पत्थरों के उस प्रकृति और प्रवृत्ति को पहचानते हैं। एक साधक शिल्पी जो होता है पत्थर पे हल्का सा अपने हथेली का स्पर्श कराता है और वो बता देता है कि इसमें सत्वगुण की प्रधानता है, रजोगुण की प्रधानता है या तमस गुण की प्रधानता है। तो अगर आपके भीतर मान लीजिए आपकी प्रवृत्ति तामसिक है और आपको पहचान है नहीं, आपने स्टोन धारण कर लिया जेम स्टोन उसकी भी प्रकृति तामसिक है, तो विस्फोट ही तो होगा ना जी। तो जब तक उसकी प्रकृति को नहीं जानेंगे, और आपको चाहिए जैसे स्त्री प्रवृत्ति कुछ कोमल कुछ उस तरह के संवेदनाओं को जगाने वाले स्टोन्स चाहिए, लेकिन आपके पुरुष आ गया या नपुंसक आ गया तो चीज़ें तो उल्टी हो जाएंगी ना। तो रत्न को धारण करने से पहले उनकी पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ तो बाजार है ना, यहाँ तो कुछ भी उसको समझना पड़ेगा। अगर जब हम उसकी पहचान हो जाएगी फिर तो कोई भी रत्न धारण करेंगे वो हमारे लिए लाभप्रद ही होगा, क्योंकि तब हम उससे बतियाएंगे ना, तब हम उससे जब जो हम कहेंगे वो सुनेगा, जो वो कहेगा हम सुनेंगे, फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी ना हमारी, तो हमारे लिए सब वो फायदेमंद ही होगा। चलिए मैम ये बताइए, कुछ दिन पहले से मेरा भी शनि साढ़े साथी जिसे कहते हैं वो ढैया और काल सर्प दोष जो भी है, तो इस बारे में कुछ बताएं और इसके उपाय के बारे में बताएं हमें। देखिए शनि वही अभी जैसे ज्योतिष को वही बाजार में बदलने की बात हो रही थी ना, व्यापारवाद की चर्चा हो रही थी, तो शनि की साढ़े साती और काल सर्प दोष बहुत चतुराई से कुछ चीज़ें कुंडली में बनाई गई। जैसे काल सर्प दोष उसको कुंडली में ही कि राहु केतु के अक्ष में सारे ग्रह आ गए तो पूर्ण काल सर्प दोष होगा। वहाँ पे पूर्ण है और आंशिक भी है कि सब में तो पूर्ण अगर नहीं है तो कुछ में बता देंगे कि ये चलो पूर्ण नहीं है, तुम्हें आंशिक तो है, तो कहीं से भी ट्रैप में लेना है। और उस ट्रैप से अगर कुछ बच गए तो चलो शनि की साढ़े साती, क्योंकि वो डेली का जो मूवमेंट है, डे टू डे का जो प्लेनेटरी मूव है, उससे वो कुंडली के बाहर की चीज़ है। तो दोनों में कुछ ना कुछ बना दिया कि कहीं ना कहीं से कोई तो ट्रैप में आ ही जाएगा ना, चाहे कुंडली से आए चाहे वो गोचर से आए। अब राहु का पहले काल सर्प दोष की बात करते हैं। कुंडली में राहु और केतु के अक्ष में उसी जैसे अभी का जो प्लेनेटरी पोजीशन है उसमें वो सितंबर माह से काल सर्प दोष बना है। तो एक बात बताइए, वो तो बना रहेगा अभी 1.5 वर्षों तक, उसमें कुछ राहु केतु उसी अक्ष में रहेंगे 1.5 वर्षों तक। उसके बाद मैक्सिमम ग्रह उसमें अभी कुछ महीनों तक उसी अक्ष में रहेंगे। तो विश्व के सारे अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो काल सर्प दोष लेकर पैदा हो रहे हैं। तो सभी बच्चों की ज़िंदगी क्या नहीं हो सकती ना वैसे, जैसा कि बताते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही भ्रम में डालने वाली बात है। दूसरा है शनि की साढ़े साती। अब चंद्रमा से एक घर आगे एक घर पीछे और चंद्रमा के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है तो शनि की साढ़े साती बता देते हैं। तो शनि की साढ़े साती वो तो कहीं भी 12 राशियों में से ये 3 राशि वो तो हर समय जब भी शनि का गोचर जहाँ भी होगा उस राशि से एक राशि आगे एक राशि पीछे और वो राशि उस प्रभाव में रहेंगी। तो हर पूरे वर्ष 3 राशियाँ शनि के साढ़े साती के प्रभाव में रहेंगी ही रहेंगी। जैसे अभी वो मकर में गोचर कर रहा है तो धनु मकर और कुंभ, तो इन 3 राशि मतलब जिनकी ये राशियाँ हैं ये साढ़े साती के प्रभाव में हैं।
तो क्या इन तीनों राशियों वाले के लिए शनि का गोचर जो होता है 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल 7.5 साल का कहा जाता है, तो ये 7.5 साल में मकर राशि वाले, धनु राशि वाले और कुंभ राशि वाले जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो ये सब तो वही है, व्यवसायीकरण है ज्योतिष का। वहाँ से उसको निकाल कर बाहर ला, मतलब रोशन जी का फिर से बीच में रोक के बोलना पड़ रहा है, लेकिन रोशन जी का सच में शुक्रिया कि ज्योतिष के इस रूप से लोगों का परिचय करवाने हैं तो वो पहल कर रहे हैं। नहीं तो ज्योतिष तो इसमें मरती ही जा रही है, राहु का काल सर्प दोष। तो एक तरह से कहे कि इस समय के को जो कृष्ण की ज़रूरत है तो इस समय के कृष्ण ही कहे जाएंगे वो। मैम अभी आज देखती हूँ मैं कि लोग बीमार होते हैं या जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो ज्योतिष शास्त्र के पास जाते हैं, कुंडली देखते हैं और फिर ज्योतिष शास्त्र भी बताते हैं कि ये आप ये रत्न पहनिए तो इस समय इस काल में ऐसा हो जाएगा। तो क्या ये संभव है? रत्नों की बात तो अभी जैसे मैंने कही वो रत्नों का उस तरह से प्रभाव है, लेकिन चाइल्ड बर्थ को, संतान के जन्म को लेकर जो समस्या है तो वो समय, वो कब होंगी चीज़ें, ये ज्योतिष बहुत पहले बता देता है जी। ये मतलब डॉक्टर ये नहीं बता पाते हैं कि कब होंगी चीज़ें। अब जैसे बहुत सारे लोग जब ज्योतिष की बात करते हैं ना कि नहीं मानता, तो उनसे और डॉक्टरों की बात मानते हैं, तो डॉक्टर भी तो उतने सारे टेस्ट रिपोर्ट देख के ही चीज़ों को बताते हैं ना। जैसे अभी जो वैज्ञानिक युग है तो डॉक्टर्स के पास तो बहुत सारे मशीन्स होते हैं जो चेक कर लेते हैं कि हाँ ये ट्यूब ब्लॉक है या फिर क्या है, क्या परेशानी है। तो यहाँ तो है कि पारदर्शिता, अगर विज्ञान की बात करें तो आप साफ देख सकते हैं यंत्र लगा के कि हाँ ये प्रॉब्लम है टेस्ट के, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर कैसे संभव है? यही तो जादू है ना ज्योतिष का। जी। क्योंकि जिस समय आप पैदा होते हैं उस समय जो ग्रहों की और नक्षत्रों की स्थिति होती है वो स्काई मैप आपकी कुंडली होती है और वो आपके पूरे जीवन की यात्रा की, अब आपने ये जन्म, मतलब आपका ये जन्म हुआ और आपकी मृत्यु तक की जो यात्रा है वो पूरा वो खाका वो खींच के रख देता है वहाँ। और उसके साथ जैसे कुंडली को, उसके साथ बहुत सारे वर्ग कुंडलियों को मिलाकर देखना होता है जी। जैसे अपने चाइल्ड बर्थ की बात कही तो कुंडली का 5th हाउस और 5th लॉर्ड, पंचम पंचमेश के साथ बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर देखना होता है। उसके साथ फिर सप्तांश कुंडली को देखा होता है, वहाँ बहुत ही स्पष्टता से चीज़ें पता चल जाती है कि इनका जो चाइल्ड बर्थ होगा वो कैसा होगा, समय से होगा, डिलेड चाइल्ड बर्थ है या डिनायल है जी। वो चीज़ें वहाँ से पता चल जाती हैं। लेकिन जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनको कि फ्री विल हमारे पास है, उसको सुधारा जा सकता है। डिनायल अगर है तो क्या बिल्कुल ही संभावना नहीं है। अगर जैसे देश काल पात्र के हिसाब से चीज़ों को संशोधित किया जाता है, जैसे शादी की बात हम करते हैं तो पहले जब सेपरेशन की बात होती तो पहले की कुंडलियाँ होती थी, उसको देख के जो सेपरेशन की बात होती थी वो अलगाव, और अब के अलगाव में अब प्रोफेशनल जो लाइबिलिटीज़ हैं उसकी वजह से, जो कुछ हैं उसकी वजह से भी दूरियां बनती हैं कि पति पत्नी को अलग अलग रहना पड़ता है, तो ये भी सेपरेशन है। तो डिनायल क्या कि वहाँ वो देखना पड़ता है कि हस्बैंड वाइफ है क्या, उसके पहले के संस्कार, मतलब वैवाहिक स्थिति क्या है जी। शरीर में कुछ अन्य व्याधि तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर ज्योतिष देखता है और बहुत ही अच्छे से बता पाता है। तो ये तो सही है कि ज्योतिष बता पाते हैं, लेकिन हाँ ज्योतिषी कितना बता पाते हैं ये एक अलग अध्ययन का विषय है कि ज्योतिषी की अपनी क्षमता कितनी है बता पाने की। ज्योतिष बहुत अच्छे से बता पाता है। मैम अब मैं चाहूँगी कि ये वीडियो हमारे जो भी यूथ हैं, बच्चे हैं, दर्शक जो भी हैं वो देखेंगे, तो इसमें ज्योतिष शास्त्र में कितना रोजगार है, बच्चे क्यों इसमें क्यों आगे बढ़े, क्यों पढ़ाई करें? ज्योतिष शास्त्र इसलिए पढ़ें क्योंकि ज्योतिष की शुरुआत ही ज्योतिष से जब होती है, ऊर्जा की बात आती है तो सबसे पहले ही वहाँ विज्ञान आ जाता है जी, है ना। E=mc² आ जाता है। उसके बाद जब हम उसके आगे बढ़ते हैं तो किसी भी उसमें हीट एप्लीकेशन की बात करते हैं तो केमिस्ट्री आ जाता है। फिर योग की बात करते हैं, वहाँ भी केमिस्ट्री में तो फिर योग, फिर कैटलिस्ट, तो फिजिक्स केमिस्ट्री वो साथ साथ चलता है। मतलब ये अलग से नहीं है, ये आपको फाइन ट्यून करता है, हर एक विषय के साथ फाइन ट्यून कर देता है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाए वहाँ फिर आप सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करें। तो ज्योतिष का मतलब यह नहीं है कि आप कर्मकांडी बन जाए या पंडित जी बनने के लिए, जैसा कि आजकल पढ़ाया जाता है कि ज्योतिष पढ़ के आप पंचांग पोथी पत्रा समझ जाइए, और ज्योतिष वो नहीं। ज्योतिष वही कहने जिसका पूर्व रूप अग्नि है, उत्तर रूप सूर्य है,
और जब अग्नि और सूर्य, तो जब हम महर्षि चमस बात करते हैं, भूर्भुवः स्वः महः, वो 7 लोकों की जब बात करते हैं और उन्हीं सप्त लोकों की कल्पना वो शरीर के भीतर करते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डियां हैं उसमें जो 7 चक्र हैं वो 7 लोक हैं जी। तो उसके साथ तो ज्योतिष देख रहे हैं ना आप कैसे चल रहा है, वो हमको फाइन ट्यून कर रहा है हर एक के साथ। तो ज्योतिष हमको इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमको पंडित ही सीखना है, ज्योतिष हमको हर, चाहे हम कुछ भी पढ़े। आज दुनिया इकोनॉमिक्स को स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स पढ़ रही है, तो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स उनको समझना है तो ज्योतिष समझना ही पड़ेगा ना, यही तो ज्योतिष है। आप इसको ज्योतिष कहिए या स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स कहिए। फिर उसी तरह से आप आज क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स बहुत चीज़ों को हाथ लगाने से डर रही है आज, ज्योतिष उसको परिभाषित करके बैठा है। तो ये सब चीज़ें उस ज्योतिष उसके भीतर ही, मतलब वो होलिस्टिक अप्रोच है इसका। समेकित विकास की जब हम बात करते हैं ना, तो वही जब तक हम खंड खंड में रिडक्शनिस्ट अप्रोच लेकर चलेंगे तो इसी तरह से हम पूछेंगे कि रोजगार कहाँ, इस ज्योतिष को पढ़ने से लाभ कहाँ। एक बार आप उसमें आके तो देखिए, फिर समझ में आएगा कि अरे ये तो हम लोग उसमें जाएंगे नहीं, उसके डीपली नॉलेज नहीं ले समझ पाएंगे। मैम अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये डॉक्टर रोशन सर द्वारा संचालित केवी स्टूडियो है, ये सर का ये मुहिम कैसा लगा आपको? ये तो इसकी तो जितनी भी सराहना की जाए वो कम है, क्योंकि बहुत कम ऐसा मंच होता है जहाँ से कि आप उस क्षेत्र से जितनी भी प्रतिभा है, जिस भी क्षेत्र की प्रतिभा है, चाहे वो और जिस वर्ग में वो प्रतिभा छुपी है, चाहे वो बच्ची में है, एक छोटी सी बच्ची में है, या फिर एक बुजुर्ग में है, युवा में है, महिलाओं में है, या फिर बूढ़े लोगों में है, मतलब हर वर्ग के लोगों को अगर आप उस प्रतिभा से लोगों का परिचय करवा रहे हैं तो वो एकात्म स्थापित करना, तो हमको तो लगता है कि वो ज्योतिष के साथ साथ ही चल रहे हैं। ज्योति समाज को ऊर्जावान कर रहे हैं ना, सकारात्मक चीज़ों को लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है जी। अच्छा कृष्णा जी, जहाँ तक मुझे पता है कि आपकी एक पुस्तक अनकही बातें वो प्रकाशित हो गई है, तो मैं चाहूँगी कि उस पुस्तक के बारे में कुछ बताएं। जी ज़रूर। ज्योतिष को लेके ना अनकही बातें प्रकाशक जो हैं प्रलेख प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, और भाई जितेंद्र पात्रो इसके CMD हैं। उनसे एक रोज़ मेरी बात हो रही थी, तो अपने शिक्षा व्यवस्था पर ही बात हो रही थी और ज्योतिष पर। तो ये बात हो रही थी कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य आया तो लॉर्ड मैकॉले ने एक बात कही थी कि शी शुड बी कॉन्कर्ड अगेन। तो क्यों कहा कि एक बार तो वो भारत को जीत चुके थे जी, फिर से जीते जाने की बात क्यों कही? तो उनका कहना था, उनका विचार था कि ये भारत को तो हम जीत लिए हैं, लेकिन जब तक इसकी शिक्षा व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे तब तक इस पर विजय नहीं प्राप्त, सही मायनों में नहीं कर सकेंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना शुरू किया, और जहाँ वो नक्षत्र विधा, पूरी विधा इसकी होती थी, पढ़ाई, विधिवत पढ़ाई होती थी जी, उसको धीरे धीरे हम लोग कहाँ पंडिताई में लेकर ये आ गए, और आज दूसरे देश हम विधिवत इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। नासा से आज वो पंचांग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड प्लेनेट के जो छपते हैं, और हम आज उसको कहते को शुद्धतम रूप में वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ रहे हैं, और जबकि वो देने वाले हमारे यहाँ के इसके नक्षत्रों को जानकार लोग हैं, वो उसको तैयार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा दीदी आप इस पर एक किताब क्यों नहीं लिखते हो, इसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए। तो इसके लिए भाई जितेंद्र पात्रो जी का ही भी आभार कि वो डॉक्टर रोशन की तरह ही उन्होंने एक पहल की है, क्योंकि ज्योतिष के इस स्वरूप को तो कोई जानते ही नहीं है ना। तो उन्होंने एक पहल की, और वही जो बातें नहीं कही गई है, अनकही बातें हैं, उसको कहने का एक प्रयास किया गया है इस किताब के माध्यम से। चलिए, इसके लिए मैम बहुत बहुत आगे मैं चाहूँगी कि और भी पुस्तक लिखती रहें और आगे बढ़ती रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। तो ये थी हमारे साथ मशहूर एस्ट्रोलॉजर कृष्णा नारायण जी, जिन्होंने बताया प्रकृति संरक्षण में, जीवन निर्माण में और राष्ट्र निर्माण में ज्योतिष शास्त्र कितना सहायक है। इसी तरह हम आपको नए नए चेहरों से, नए नए कलाकारों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।